सभी को नमस्कार। मैं हूं रामनिवास सोईवाल और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का। इस चैप्टर की हमारी 15 क्लास से कंप्लीट हो चुकी थी, या अपन ऐसे कह सकते हैं 15 वीडियो कंप्लीट हो चुके थे। आज हमारा इस लेसन का पार्ट नंबर 16, या अपन कहेंगे वीडियो नंबर 16। और इस वीडियो की हमारी आज की जो हेडिंग है वो है धातु क्रम का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, यानी हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, धातु क्रम का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। पिछले वीडियो में हमने धातु क्रम का उष्मागतिकी सिद्धांत पढ़ा था, यानी अपन कह सकते हैं कि उष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार जो पायरो धातु क्रम है वह कम क्रियाशील धातु ऑक्साइडों के अपचयन में तो उपयोगी होता है, लेकिन अधिक क्रियाशील धातुओं के लिए जो पायरो धातु क्रम है वह उपयोगी नहीं होता है। तो उनके अपचयन के लिए, यानी अपन यूं कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील धातु ऑक्साइडों के अपचयन के लिए हम धातु क्रम का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को सेट कर लो, यानी हम पढ़ रहे हैं धातु क्रम का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। देखो पॉइंट टू पॉइंट आप भी मेरे साथ साथ पॉइंट आप लिखते चले जाएंगे। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं धातु क्रम के उष्मागतिकी, क्या कहेंगे, धातु क्रम के उष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार, पायरो धातु क्रम के अनुसार पायरो धातु क्रम कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों के अपचयन में उपयोगी होता है। समझना बात को, क्या कहा मैंने, कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों के अपचयन में उपयोगी होता है। पायरो धातु क्रम अधिक क्रियाशील धातुओं, क्या कहेंगे, अधिक क्रियाशील धातुओं जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि के लिए उपयोगी नहीं होता है। उपयोगी नहीं होता है। देखो हमने क्या कहा है, अब तक हमने ये कहा है कि धातु क्रम के उष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार पायरो धातु क्रम, पायरो मेटलर्जी, कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों के अपचयन में उपयोगी होता है। पायरो धातु क्रम अधिक क्रियाशील धातुओं जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि के लिए उपयोगी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कारण में हम क्या कहेंगे, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातुएं स्वतः परबल अपचायक होती हैं, स्वतः परबल अपचायक होती हैं।
स्वतः परबल अपचायक होती हैं और इनके जो मानक अपचयन विभव के मान हैं वो उच्च ऋणात्मक होते हैं। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इनके मानक अपचयन विभव, इनके मानक अपचयन विभव यानी E0 के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं, उच्च ऋणात्मक होते हैं। ये बात आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। पहला कारण मैंने क्या बताया, क्योंकि अधिक क्रियाशील धातुएं स्वतः परबल अपचायक होती हैं। दूसरा हमने क्या कहा कि इनके मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं, अतः इनके गलित लवणों का अपचयन विद्युत अपघटन के द्वारा करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट, यही हमारा धातु क्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत है। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अतः इनके गलित लवणों, या ऐसे कह सकते हैं गलित ऑक्साइडों, अतः इनके गलित लवणों का अपचयन, इंपॉर्टेंट आ रही है, इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण बात अब आ रही है। अतः इनके गलित लवणों का अपचयन विद्युत अपघटन के द्वारा करवाया जाता है, के द्वारा करवाया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा करवाया जाता है, तथा इस विधि कह सकते हैं, तथा इस विधि या परक्रम को विद्युत धातुक्रम क्या कहेंगे, विद्युत धातुक्रम, विद्युत धातुक्रम यानी अपन कहेंगे इसको इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इंपॉर्टेंट, इस सिद्धांत की इंपॉर्टेंट बात क्या कहा हमने, अतः इनके गलित लवणों का अपचयन विद्युत अपघटन के द्वारा करवाया जाता है, तथा इस विधि या परक्रम को विद्युत धातुक्रम कहते हैं, क्या कहेंगे, तथा यह प्रक्रम विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित होता है। क्या कहेंगे, यह प्रक्रम विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित होता है, विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित होता है। और इस विद्युत रासायनिक सिद्धांत में एक समीकरण काम आती है, वो समीकरण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेल जी नोट इक्वल टू माइनस NF E नोट। इस समीकरण का उपयोग होता है विद्युत रासायनिक सिद्धांत में। अब देखो डेल जी नोट क्या है, हम कह सकते हैं डेल जी नोट क्या है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। बात करते हैं हम एन की, एन क्या है, अपचयन अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले, स्थानांतरित होने वाले, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। एफ क्या है? फैराडे आवेश, या अपन कह सकते हैं प्रवाहित आवेश। एफ है फैराडे आवेश, फैराडे आवेश। और हमें पता है एक फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलाम। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। और ई नोट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहेंगे? ई नोट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। समीकरण हमारी क्या थी? डेल जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। डेल जी नोट क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। एन क्या है? अपचयन अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ क्या है? फैराडे आवेश, यानी एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एफ है कैपिटल एफ, फैराडे आवेश, या हम इसको प्रवाहित आवेश भी कह सकते हैं। ई नोट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो अब आपके माइंड में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों का अपचयन डायरेक्ट नहीं होता है। पहले हम उनको गलित अवस्था में लाते हैं और फिर उनका विद्युत अपघटन करवाते हैं। यही हमारा क्या है? धातु क्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। अब तक जो हमने बात पढ़ी है उसको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि धातु क्रम के ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार पायरो धातु क्रम कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों के अपचयन में उपयोगी होता है। पायरो धातु क्रम अधिक क्रियाशील धातुओं जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम इत्यादि के लिए उपयोगी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अधिक क्रियाशील धातुएं स्वतः प्रबल अपचायक होती हैं और इनके मानक अपचयन विभव, इनके मानक अपचयन विभव यानी ई नोट के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं। अतः इनके गलित लवणों का अपचयन विद्युत अपघटन, ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है, गलित लवणों का अपचयन विद्युत अपघटन के द्वारा करवाया जाता है तथा इस विधि या प्रक्रम को हम विद्युत धातु क्रम यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। और यह प्रक्रम विद्युत रासायनिक सिद्धांत पर आधारित है। और इस विद्युत रासायनिक सिद्धांत में ये जो समीकरण मैंने लिखी है ये उपयोगी होती है। यानी अपन कह सकते हैं इस समीकरण के ऊपर हमारा विद्युत रासायनिक सिद्धांत डिपेंड है। समीकरण क्या है? डेल जी नोट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट। डेल जी नोट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, एन अपचयन अभिक्रिया में स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ फैराडे आवेश, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम, और ई नोट क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। यानी यहाँ तक की कहानी अब आपके समझ में आ चुकी है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, साथ साथ इसको आप नोट कर लिया करो ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ तैयार हो जाए। कहीं आपको कोई इस लेसन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है, उसके आधार पर हर टॉपिक को क्लियर किया जाता है। अब हमें यह पता हो गया है कि अधिक क्रियाशील धातुओं के अपचयन विभव के मान क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि उनके लिए डेल जी नोट का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और डेल जी नोट का मान धनात्मक आता है, इसलिए उनका अपचयन कठिन होता है या नहीं होता है। क्या कहेंगे हम कहेंगे अधिक क्रियाशील धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मान ऋणात्मक होते हैं, के मान ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक
होते हैं, जिससे उनके लिए क्या कहेंगे, जिससे उनके लिए डेल्जी नोट का मान, इंपॉर्टेंट बात आ रही भाई, डेल्जी नोट का मान धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अरे यही तो कारण है भाई, डेल्जी नोट का मान ऋणात्मक आना चाहिए, इनके लिए क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है। अतः उनका अपचयन कठिन होता है, अतः उनका अपचयन कठिन होता है, कठिन होता है। तो अब हम करेंगे क्या, हम यूँ करेंगे कि हम इन अधिक क्रियाशील धातुओं के जो ऑक्साइड हैं उनके गलित विलयन का, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इन धातुओं के ऑक्साइडों को गलित अवस्था में लेकर उनका विद्युत अपघटन करवाया जाता है। क्या कहेंगे, अतः अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को गलित अवस्था में लेकर उनका विद्युत अपघटन, क्या कहेंगे, उनका विद्युत अपघटन करवाया जाता है, विद्युत अपघटन करवाया जाता है, जिससे इनका अपचयन हो जाता है। क्या कहेंगे, जिससे इनका अपचयन हो जाता है, जिससे इनका अपचयन हो जाता है तथा धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। क्या कहेंगे, तथा धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है, कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। देखो क्या कहा हमने कहा कि अधिक क्रियाशील धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मान ऋणात्मक होते हैं, जिससे उनके लिए डेल्जी नोट का मान धनात्मक प्राप्त होता है, अतः उनका अपचयन कठिन होता है। तो अब हमें उनका अपचयन करवाना है, तो क्या करेंगे, अतः अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को गलित अवस्था में लेकर उनका विद्युत अपघटन करवाया जाता है, जिससे इनका अपचयन हो जाता है तथा धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। यानी अपन इसको दिखा सकते हैं Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, और ये हमें कैथोड पर धातु प्राप्त हो जाती है। इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अब देखो, यदि दो धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर, इस बात को आप स्टार लगा के लिख लो, यदि दो धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर धनात्मक है, समझना बात को, अंतर धनात्मक है, तो उनके लिए डेल्जी नोट का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है
तथा उनके मध्य, क्या कहेंगे, तथा उनके मध्य अभिक्रिया संभव होगी, तथा उनके लिए अभिक्रिया संभव होगी। अब देखो क्या होगा, अधिक क्रियाशील धातु है वो तो विलयन में चली जाएगी और कम क्रियाशील धातु विलयन से बाहर आ जाती है। यानी अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु विलयन में चली जाती है, विलयन में चली जाती है तथा कम क्रियाशील धातु, तथा कम क्रियाशील धातु विलयन से बाहर आ जाती है, विलयन से बाहर आ जाती है। वापस से मैं आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूं। हमने कहा है कि यदि दो धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर पॉजिटिव है तो उनके लिए डेल जी नोट का मान नेगेटिव प्राप्त होगा तथा उनके मध्य अभिक्रिया पॉसिबल होगी, यानी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। अधिक क्रियाशील धातु विलयन में चली जाएगी तथा कम क्रियाशील धातु विलयन से बाहर आ जाती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो हमारे पास है Zn प्लस Cu2+, समझना इस बात को। ये लो, ये तो है हमारे पास Zn और प्लस Cu, ये है Zn2+, एकवश। इसी प्रकार अपन एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। Fe प्लस Cu2+ का, तो ये भी क्या होगी, Fe2+ प्लस Cu सॉलिड, एकवश। बात सीधी सी ये है, इन दोनों में अधिक क्रियाशील धातु क्या है, जिंक है, तो जिंक विलयन में चली गई और कॉपर विलयन से बाहर आ गया। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु है जो विलयन में चली गई और कॉपर बाहर आ गया। तो ये हमारा था धातु क्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। हमने धातु क्रम का ऊष्मागतिकी सिद्धांत पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ लिया है और आज इस वीडियो में हमने धातु क्रम का विद्युत रासायनिक सिद्धांत भी डिटेल से पढ़ लिया है। एक बार आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।